बच्चों यहाँ से दिख रहा है ये? यस सर। ये पोर्शन दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। एक मिनट, ये नीचे तक, बस वही तक। फिर यहाँ तक ये दिख रहा है आपको? यस सर। ये यस थोड़ा सा और आगे। यस सर, और लेस। एक मिनट, और ये ऊपर, ये यस सर, और ऊपर, और ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। हाँ हो गया, ठीक है। यस। अब आपको मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको एडजॉर्प्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था, वही मैंने बता रहा था, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, ये मैं आपको एक्सप्लेन किया था। ध्यान से देखें, जो एडजॉर्प्शन है उसको कितने कितने फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट का नेचर। जैसे कोई गैस जो एडजॉर्बेट होती है, जैसे सपोज करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और अमोनिया गैस, इन दोनों गैसों का नेचर अलग अलग है। इस गैस में जो है और यहाँ इस गैस में, दोनों गैस का नेचर अलग है, लेकिन देखा गया है तो ये जो अमोनिया गैस इज मोर एडजॉर्ब देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस जो है ज्यादा एडजॉर्ब होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अपेक्षा। कारण है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिस गैस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो ज्यादा एडजॉर्ब होगा, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसके अलावा एक चीज और है, हाइड्रोजन गैस इज एडजॉर्ब्ड ऑन प्लेटिनम सरफेस देन आयरन। मतलब जो हाइड्रोजन गैस है, ये नेचर इसका है, ये प्लेटिनम सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाती है आयरन की अपेक्षा, देन आयरन। तो ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल will more adsorb सल्फर डाइऑक्साइड गैस देन ऑक्सीजन। यहां देखिए, जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो ज्यादा से ज्यादा SO2 गैस एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन की अपेक्षा। इसलिए इस एक्टिवेटेड चारकोल का जो यूज है, यूज इन फेस मास्क, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? फेस मास्क में इसका यूज करते हैं। ये चीजें मैंने एक्सप्लेन किया था। अगला जो टॉपिक है, थर्ड जो टॉपिक है वो क्या है, इसको देखें। जो थर्ड है सरफेस एरिया। व्हाट इज सरफेस एरिया? अगर हम किसी भी एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। मतलब अगर सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट इन इंक्रीजेस, उस समय एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एडजॉर्प्शन भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और इसका एग्जांपल है कैटालिस्ट। जो कैटालिस्ट है इन पाउडर्ड फॉर्म act as better adsorbent। यहां मैंने उस दिन बताया था कि अगर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो एडजॉर्बेंट क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज कर जाता है। जैसे मैंने बताया था कि कैटालिस्ट पाउडर जो है, कैटालिस्ट अगर पाउडर्ड फॉर्म में है तो वहां पर सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा और वो बेटर एब्जॉर्बेंट का काम करता है। तो थर्ड ये हुआ। जो फोर्थ है वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। फोर्थ क्या है?
लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। यहां देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला फैक्टर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो आपने क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा होगा, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वह ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। तो गैस विच हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर वो जो है ज्यादा बेटर एब्जॉर्बेंट होगी, वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। गैस विच हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर इज मोर एब्जॉर्ब, यानी यहां देखिए आपका क्रिटिकल टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है बेटा, टीसी इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, टीसी इज इक्वल टू 8A/27 आरबी होता है। आरबी होता है। आपको पता है कि ए और बी जो है वांडरवाल कांस्टेंट है, 11th में ही आप पढ़े होंगे। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वहां पर ये जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। और उस समय क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वो इंक्रीज करेगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन जल्दी होगा तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, यानी कि x/m क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जितना ही ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बनने में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जैसे जैसे टीसी बढ़ाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा तो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। जो अगला टॉपिक है हमारा उसको समझिएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है एब्जॉर्प्शन पे। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम प्रेशर ऑफ गैस को अगर हम इंक्रीज करेंगे, गैस को प्रेशर से अगर हम किसी सरफेस के ऊपर फेंकते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उतना ही ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसको हम डिटेल पढ़ेंगे ग्राफ के द्वारा, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के टॉपिक में, ठीक है। अभी इसके बाद आएगा वो। इसके बाद अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर ऑफ गैस अगर इंक्रीज किया जाए तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा फिजिकल के केस में, लेकिन केमिकल केस में ये बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसका डिटेल स्टडी हम अभी करने जा रहे हैं, जब आपको टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन बता रहे हैं तब, ठीक है। तो ये इतने फैक्टर हैं जो एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, हमने जितना फैक्टर बताया, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, सेकेंड नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, थर्ड सरफेस एरिया, फोर्थ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, फिफ्थ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इतने फैक्टर हैं जो बेसिकली एब्जॉर्प्शन को इफेक्टेड करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन की। यहां पर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन का, उसके बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो हम देखेंगे टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या देखेंगे हम लोग, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली जो मेरे पास जो एब्जॉर्प्शन है, इसके दो टाइप्स हैं। पहला वाला जो एब्जॉर्प्शन है उसको हम बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और दूसरा वाला जो एब्जॉर्प्शन उसको बोलते हैं हम केमिकल एब्जॉर्प्शन। दो तरह का एब्जॉर्प्शन मेरे पास है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को इसका दूसरा नाम है फिजियो एब्जॉर्प्शन, और इसका दूसरा नाम है कीमोजॉर्प्शन। तो दो तरह के नेम है, फिजियोजॉर्प्शन और कीमियोजॉर्प्शन। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है
थोड़ा सा अभी बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर ये कोई सरफेस पड़ा हुआ है फिजिकल एडजॉर्प्शन में और ये कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई गैस मॉलिक्यूल्स है जो इसके सरफेस पे आके एडजॉर्ब होगा, तो यहाँ जब इसके सरफेस से एडजॉर्ब होगा तो यहाँ पर वीक वान डेर वाल्स फोर्स होगा, यहाँ पर वीक फोर्स के द्वारा एडजॉर्ब होगा, ये वीक फोर्स के द्वारा एडजॉर्ब होगा। दोनों में ये देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस के ऊपर जब एडजॉर्ब होगा तो यहाँ पर वीक फोर्स अप्लाई होगा। ये वीक फोर्स वान डेर वाल फोर्स है और वान डेर वाल फोर्स वीक फोर्स होता है। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होंगे, लेकिन इस सरफेस के साथ स्ट्रांग फोर्स फॉर्म करेंगे। कैसा फोर्स फॉर्म करेंगे? स्ट्रांग फोर्स फॉर्म करेंगे। वो फोर्स कोवैलेंट हो सकता है, मैंने स्ट्रांग फोर्स फॉर्म करते हैं बेसिकली। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रांग फोर्स फॉर्म करते हैं यहाँ पर केमिकल एब्जॉर्प्शन में, और ये वीक फोर्स। तो ये जाहिर सी बात है कि ये अनस्टेबल होगा और ये क्या होगा? स्टेबल होगा। ये क्या होगा? स्टेबल होगा। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल इसका स्टडी करते हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को हम डिटेल देखेंगे क्या है। ये तो हमने बेसिक डिफरेंस बताया ना कि टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मेनली टू टाइप, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज फिजियो एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज केमियो एब्जॉर्प्शन। Basic difference between physical and chemical absorption is the molecules which attach on adsorbent surface with weak van der Waals force, that is called physical absorption, and molecules which held together by strong force, this type of absorption is called chemical absorption. तो थोड़ा सा इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे अब कि व्हाट इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन, इसका डिटेल क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं फिजिकल के, और इसमें कौन कौन से डायग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये आप देखेंगे। तो अगली बात करते हैं हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन की। फिजिकल एब्जॉर्प्शन, यहां आप देखेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो पहला पॉइंट होगा फिजिकल एब्जॉर्प्शन का, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय weak van der Waals force, van der Waals force। पहला इसका फिजिकल एब्जॉर्प्शन का मीनिंग है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है सरफेस के ऊपर वीक वान डेर वाल फोर्स से अटैच होंगे। किस फोर्स से अटैच होंगे? वीक वान डेर वाल फोर्स से अटैच होंगे। ठीक है, मतलब इसके साथ जो अटैच मॉलिक्यूल्स है गैस का इस सरफेस के साथ वीक फोर्स के साथ अटैच होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर वीक फोर्स के साथ अटैच होगा तो एनर्जी भी क्या निकलेगी? वीक निकलेगी, कम निकलेगी। तो लेस एनर्जी इज रिलीज, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें एनर्जी कितनी रिलीज होगी? लेस, क्योंकि अगर बॉन्ड वीक है, बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है, तो अगर बॉन्ड वीक है तो लेस एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा यहां पर, इंथैल्पी ऑफ जो एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा? वेरी लो, वेरी लो। और जो इसका रेंज होगा वो जो है 20 से 40 किलो जूल पर मोल होगा। यहां ध्यान से समझिएगा एब्जॉर्प्शन। देखिए थोड़ा सा यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वान डेर वाल फोर्स, वान डेर वाल फोर्स अटैच होंगे। वान डेर वाल फोर्स अगर वीक है तो जाहिर सी बात है कि इससे एनर्जी कम निकलेगी, लेस एनर्जी रिलीज। तो इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? वेरी लो होगा और इसका रेंज होगा 20 से 40 किलो जूल पर मोल होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट बताना चाहते हैं। एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक आध पॉइंट और है, अभी हम पॉइंटों को बताएंगे, 1 2 3 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हम आपको एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं चाहे फिजिकल या केमिकल। जो एब्जॉर्प्शन है
एड्जॉर्प्शन का जो थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है उसको देखो। थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट क्या है इसका कॉन्सेप्ट? एड्जॉर्प्शन का जो थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि जो हमने कहा कि एड्जॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एड्जॉर्प्शन मैंने क्या बताया, थोड़ा सा इसको समझिएगा, थोड़ा सा फिजिकल एड्जॉर्प्शन के टॉपिकों को यहाँ रोक करके मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार एनर्जी जो है, इसमें मैंने बोला कि एनर्जी एड्जॉर्प्शन में क्या होती है, जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। अब बॉन्ड जब बनेंगे तो एड्जॉर्प्शन होगा। तो एड्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो प्रोसेस सेल्फ होता है उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। और जब स्पॉन्टेनियस है तो यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। देखिए डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम में है। ये आपने पढ़ा होगा। तो ये डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो यहां पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है। तो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन जब होगा तो मॉलिक्यूल्स ऑर्डर फॉर्म में आ जाएंगे। रैंडमनेस क्या होगा, रैंडमनेस क्या होगा, रैंडमनेस डिक्रीज होगा। रैंडमनेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब रैंडमनेस डिक्रीज होगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी इसकी, बोलो, कम हो जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी। रीजन ये है कि यहाँ समझना ये है कि जैसे ये कोई सरफेस पड़ा हुआ है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये मॉलिक्यूल्स इस पर आकर के ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, यहाँ पर डिसऑर्डर फॉर्म में है तो यहाँ पर एंट्रोपी हाई है, ज्यादा है। लेकिन यही मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर जब आ जाएंगे तो रैंडमनेस घटेगा, रैंडमनेस घटेगा, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जब एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी तो कोई भी फंक्शन अगर डिक्रीज करता है तो यानी कि डेल्टा एस क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल्टा एस भी क्या होगा, निगेटिव होगा। जाहिर सी बात है कोई फंक्शन अगर डिक्रीज करता है तो डेल्टा एस क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आपको थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट याद है कि आपको ये फार्मूला पता है, आप जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच टी इंटू डेल्टा एस। फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला होता है, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा इस समय, डेल्टा जी प्लस टी इंटू डेल्टा एस होगा। अब ये फंक्शन आपका निगेटिव है बेटा, और ये भी फंक्शन क्या है, निगेटिव है, एस भी निगेटिव है और डेल्टा जी भी क्या है, निगेटिव है। तो डेल्टा एस क्या होगा बोलो, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, नेगेटिव। और डेल्टा एच निगेटिव होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और जो एक्सोथर्मिक होगा तो एनर्जी क्या होगी बोलिए, रिलीज होगी। रिलीज। तो ये चीजें हैं, इसको ध्यान से देखना है, चाहे वो केमिकल एड्जॉर्प्शन हो या फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो, हर हाल में एनर्जी रिलीज होगी। कि बॉन्ड जब बनेगी तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है कि एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एड्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी किया हुआ है। तो आपको बताना यही है कि एड्जॉर्प्शन का थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप लिख लेंगे कि एड्जॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जहां से गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव होगा, और ड्यू टू एड्जॉर्प्शन रैंडमनेस क्या होगा, डिक्रीज करता है। क्योंकि एड्जॉर्प्शन से पहले मॉलिक्यूल्स ज्यादा रैंडम थे, डिसऑर्डर फॉर्म में थे, रैंडमनेस ज्यादा था, एंट्रोपी वहां ज्यादा थी। जब एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स नहीं था तो एंट्रोपी ज्यादा थी। लेकिन आफ्टर एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, और मॉलिक्यूल्स गेट अरेंज इन ऑर्डर्ड फॉर्म, ऑर्डर्ड फॉर्म में आ गया तो रैंडमनेस डिक्रीज किया। और रैंडमनेस डिक्रीज करेगा तो एंट्रोपी भी डिक्रीज करेगी, और कोई फंक्शन अगर घट रहा है तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अब आपको फार्मूला पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस टी इंटू डेल्टा एस होता है। तो यहाँ पर इधर लाएंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी इंटू डेल्टा एस हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि डेल्टा जी भी क्या है, ये फंक्शन भी निगेटिव है और ये फंक्शन भी क्या है आपका, निगेटिव है। तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा आपका, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ये चीजें जानना है कि एड्जॉर्प्शन का थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एड्जॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है,
हेलो हेलो, यस सर, रेज कर दें, यस सर, यस सर। आगे देखें। अब मैं आपको फिजिकल एडजॉर्शन की बात कर रहा था। फिजिकल एडजॉर्शन में मैंने कहा कि फिजिकल एडजॉर्शन में जो मैंने टॉपिक समझाया था उसको देखिए। फिजिकल एडजॉर्शन में मैंने ये टॉपिक समझाया था कि इसमें पहला तो मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक वांडर वाल फोर्स। मॉलिक्यूल्स वीक वांडर वाल फोर्स से अरेंज होते हैं, तो इसलिए इसमें जो है लेस एनर्जी रिलीज होती है। लेस एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। लेस एनर्जी रिलीज होगी, कम एनर्जी निकलेगी। और इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा बेटा? लो होगा। और इसका रेंज होगा 20 से 40 किलो जूल पर मोल। यहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। चौथी बात समझिए, जो भी फिजिकल एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। देखिएगा ध्यान, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीनिंग हुआ कि अगर कोई ये सरफेस पड़ा हुआ है, देखिए अगर कोई ये सरफेस पड़ा हुआ है तो होना यह है कि यहां पर मॉलिक्यूल्स आके एडजॉर्ब हो गया, इसके साथ वीक बॉन्ड बना लिया, वांडर वाल फोर्स बना लिया। लेकिन इसको आसानी से डिजॉर्प्शन भी किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। रिमूव्ड इजी। जब रिमूव्ड इजी हो, डिजॉर्प्शन इजी हो, तो यह जो है क्या है? रिवर्सिबल हो जाएगा। देखिए रिवर्सिबल का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो गया, वीक वांडर वाल बना लिया। अब थोड़ा सा इसको अगर हीट अप किया जाए तो ये आसानी से अपने सरफेस को छोड़ के क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो रिमूवल इज इजी, मतलब रिवर्सिबल का मतलब होता है इजी डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन इज इजी माने रिमूवल इजी, आसानी से रिमूव हो सकता है, मतलब इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार एडजॉर्प्शन हुआ फिर रिमूव भी हो सकता है, ठीक है। तो यह एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस है एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन। हम पांचवी बात करते हैं, इट इज नॉन स्पेसिफिक। पांचवा क्या है? इट इज नॉन स्पेसिफिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझिएगा। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये रूम है, ये कमरा है, तो जैसे ये एक कोई रूम लिए हैं, तो इस रूम का ये इंटरनल सरफेस है और इसमें डिफरेंट गैस ली गई है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया गैस है, ये सारी गैसें इसमें ली गई हैं। तो ये सभी गैस कुछ न कुछ वायरिंग अमाउंट में इसके सरफेस पे क्या होगी? एडजॉर्ब हो जाएगी। मतलब ये जो सरफेस है सभी गैसों के लिए है, पर्टिकुलर के लिए नहीं है। पर्टिकुलर के तो स्पेसिफिक हो जाता। तो यानी कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक, मतलब ईच गैस एब्जॉर्ब इन वायरिंग अमाउंट्स ऑन एब्जॉर्बेंट सरफेस। मतलब अगर सभी गैस ले दें तो ऑल गैस एब्जॉर्ब इन वायरिंग अमाउंट, अलग अलग अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक। अगला जो टॉपिक है उसको जरा ध्यान से देखें। जो अगला टॉपिक है, एब्जॉर्प्शन इज मल्टी, इट इज मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर की मीनिंग समझिए। जैसे मान लीजिए ये सरफेस कोई पड़ा हुआ है, ये मॉलिक्यूल्स आके इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो गया, ये मॉलिक्यूल्स आके सरफेस पर क्या हो गया? एडजॉर्ब हो गया। ये सरफेस पर एडजॉर्ब होता जाएगा और ये कई लेयर इसमें बन जाएंगे। पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर बनता चलाएगा। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी एडजॉर्प्शन घटता चला जाएगा। सपोज करिए कि ये मैग्नेट का कोई लेयर है, ये मैग्नेट का कोई लेयर है, ठीक है, और आयरन के जो है चूर्ण जो है इसके ऊपर हम डाल रहे हैं, तो आयरन का जो पाउडर है इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो ये यहां लेयर बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका प्रॉपर्टी कम हो गया। फिर अगला जो है आयरन का चूर्ण इसके ऊपर चिपकता चला जाएगा। अब यह है कि धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी
ये लेयरिंग कम होती चली जाएगी। तो इट इज मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। एडजॉर्सन फिजिकल एडजॉर्सन मल्टी मॉलिक्यूलर होता है। अगला टॉपिक की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सर मल्टी मॉलिक्यूलर भी केवल हाई प्रेशर पर शो करता है? नहीं, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का मतलब हुआ ना, जैसे मान ली कोई सरफेस मेरे पास पड़ा हुआ है, बेटा ध्यान से देखना, जैसे मैंने कहा ना कि ये आयरन का मैग्नेट का कोई लेयर है और आयरन पाउडर को उसके ऊपर डाल रहे हैं, आयरन पाउडर को, तो आयरन ये सरफेस के ऊपर आयरन पाउडर तो चिपकता चला जाएगा, इसके साथ ये लेयर बन गया, एक लेयर बनी, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा भी मॉलिक्यूल्स आयरन का जब आएगा तो इसके ऊपर एडहेयर होता चला जाएगा, चिपकता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये चिपकता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैग्नेट की प्रॉपर्टी इस लेयर से यहाँ नजदीक है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाते हैं, लेकिन ये फार अवे दूर होता चला जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटती चली जाएगी, तो थोड़ा सा ये लेयर का चिपकना कम होता चला जाएगा और अंत में क्या हो जाएगा, बाद में कुछ समय के बाद यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं तो यहाँ से जो है नहीं एडहेयर होगा, तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म कर देता है। कौन? फिजिकल एडजॉर्सन। अब अगली हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट देखो, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। यहां पर प्रेशर का इफेक्ट, अगर टेम्परेचर, अगर इफेक्ट x/m एक्सटेंट और प्रेशर के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ ऐसे आता है, मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं एक्सटेंट होता जाता है, बढ़ता जाता है। ध्यान से देखिए, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, सरफेस के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट करते जाएंगे, उतना ही मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर एडहेयर होता चला जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। एडजॉर्बेट जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है x/m भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि प्रेशर के बढ़ाने से x/m क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है। अब अगली बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात हम कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के इफेक्ट में जैसे मान लीजिए कि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे x/m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जहां एडजॉर्प्शन होना है, और ये टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करें, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन घटेगा, डिक्रीज करेगा बेटा, घट जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो x/m की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। इसका मीनिंग यही है, समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आके एडहेयर हो गए, चिपक गया, इसके साथ ये वीक वान डर वाल बना दिया, लेकिन अगर हम इसको हीटअप करते जाएंगे तो ये अपने सरफेस को छोड़ के क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि x/m टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं फिजिकल में तो x/m की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज होगी। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो x/m की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या कहा, फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल्स है वीक वान डर वाल फोर्स से अटैच होता है। जब वीक वान डर वाल फोर्स से अटैच होगा तो उसमें लेस एनर्जी लगेगी और एडजॉर्प्शन एंथैल्पी क्या होगा, मिनिमम होगा, और वो 20 से 40 किलोजूल पर मोल होता है। ठीक है, एडजॉर्प्शन जो है फिजिकल रिवर्सिबल होता है, मतलब उसमें डिजॉर्प्शन इजी होता है, आसानी से वो रिमूव हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। अगला मैं फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहा, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक, मतलब अगर वायरिंग गैस, डिफरेंट टाइप की गैस लिया जाए तो डिफरेंट गैस जो है जो सरफेस के ऊपर जो है वायरिंग अमाउंट में एडजॉर्ब हो जाती है। इट फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं एडजॉर्प्शन जो है सीधे बढ़ता चला जाता है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है, घटता चला जाता है, घटते जाता है। तो ये चीजें हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन की, इसकी बात करेंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन। जरा ध्यान से देखेंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन मतलब यहां ये समझना है केमिकल में कि मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स, बाय स्ट्रांग बॉन्ड, वही स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड। मतलब यहां जो सरफेस के साथ जो मॉलिक्यूल्स होगा, सरफेस के साथ जो मॉलिक्यूल्स होगा वो स्ट्रांग बॉन्ड से अटैच होगा, स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड से अटैच होगा।
तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ स्ट्रांग बॉन्ड बनेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज। बॉन्ड बनने में ना, जब जाहिर सी बात है कि ये जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होता है एनर्जी उतना ही क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है तो स्ट्रांग एनर्जी रिलीज। तो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, यहां देखिएगा, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन is high and that is ranges from 80 to 240 kilojoule per mole, इतना होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, जब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ये बहुत स्टेबल बॉन्ड है ना, स्टेबल बॉन्ड है, इसलिए ये इसमें एनर्जी ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा। और इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी हाई, और ये कितना होती है, 80 से लेके 240 किलोजूल पर मोल होती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। सर हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा इसका? आप मतलब बता रहे हैं, तो अब वही आगे बता रहे हैं, ग्राफ में आ जाएगा बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी इसके ग्राफ में भी हम बता रहे हैं, अभी मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद हाई एनर्जी होती है, कि अगली चौथी बात करते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक। वो था नॉन स्पेसिफिक था फिजिकल, और ये क्या है, ये स्पेसिफिक है। जाहिर सी बात है कि कोई सरफेस पड़ा हुआ है तो सभी गैस इस सरफेस के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, पर्टिकुलर गैस ही केमिकल बॉन्ड बनाएगी सरफेस के साथ। तो ये जाहिर सी बात है कि केमिकल एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक, ठीक है, ये स्पेसिफिक होता है। इट इज इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होगा कब, एट नॉर्मल कंडीशन। ऐसा नहीं है कि हमेशा इरिवर्सिबल ही होगा। देखो, जैसे नॉर्मल कंडीशन है, जैसे रूम टेम्परेचर है सपोज करो, तो ये बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन अगर हम इस टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से ज्यादा कर दे तो हो सकता है ये बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाए। तो हमने लिख दिया है कि इट इज इरिवर्सिबल एट नॉर्मल टेम्परेचर बट कंडीशन आर स्पेसिफिक, दीज मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। अगर हम स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई कर दें तो ये बॉन्ड ब्रेकअप भी हो सकता है। बहुत ध्यान से समझना है कि इट इज इरिवर्सिबल एट नॉर्मल कंडीशन बट कंडीशन इज स्पेसिफाई द मॉलिक्यूल्स इज डिसॉल्व्ड फ्रॉम द एडजॉर्बेंट सरफेस, ठीक है। और अगला, इट इज मोनो मॉलिक्यूलर लेयर। केमिकल एडजॉर्प्शन जो है मोनो मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस पड़ा हुआ है बेटा, तो क्या होगा, जितने भी गैस है आकर के इसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी। जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये ए सरफेस है और ये बी मॉलिक्यूल्स है, तो मैंने कहा स्पेसिफिक है, ए बी के साथ तो बॉन्ड बना रहा है, ये जितना सरफेस मिला उस सरफेस पर एक्वायर कर दिया और ए बी के साथ बॉन्ड बना करके ए बी बना दिया, ठीक है। अब यहां सरफेस इसका ये हो गया ना, अब दूसरा बी मॉलिक्यूल उसके साथ नहीं आ सकता है। कारण यह है कि बी बी बॉन्ड नहीं बन रहा है, बी बी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है ये मोनो मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करता है, ये मोनो मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करता है। अब तुम्हारी बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इनिशियली क्या होगा, अगर प्रेशर को देखा जाए तो अगर प्रेशर को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो x/m क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, इंक्रीज करेगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर ग्राफ प्लॉट करें x/m और p के बीच, तो पहले बढ़ेगा और फिर जाके क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। भाई पहले तो बॉन्ड बना, आज जब पूरा सरफेस एक्वायर हो गया तो बॉन्ड बनना बंद हो गया और ये क्या हो जाता है, कितना प्रेशर बढ़ाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ, इफेक्ट ऑफ
टेम्परेचर, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर x/m और टेम्परेचर के बीच हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान चीजें, इसको समझिएगा। यहाँ पर अगर हम x/m और या टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो ये पहले बढ़ेगा और फिर जाके ऐसे ये घट जाएगा। मतलब x/m इनिशियल स्टेज में रिएक्शन को स्टैंड कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, ये यहां तक एनर्जी देनी पड़ रही है। ये नहीं समझ में आ रहा। पर्टिकुलर बांड जब बन, सुनो, पर्टिकुलर जब बांड बन जा रहा है तो उसके बाद अगर एनर्जी देंगे तो बांड क्या हो जाएगा, ब्रेकअप होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सुनो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो x/m इनिशियल स्टेज में बढ़ता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनिशियल स्टेज में बढ़ता है और फिर ये घटता है। इसको समझिए कैसे कैसे बढ़ेगा फिर घटेगा, इसको समझना है आपको। जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़े हैं, यहाँ एनर्जी और इसके बीच रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच ग्राफ करेंगे तो यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ रिएक्टेंट है और यहाँ क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये चीजें ऐसे थी, ये मतलब समझिए यहाँ की एनर्जी के थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो ये रिएक्टेंट जब यहां तक जाएगा तभी जाके रिएक्शन प्रोसीड्स होगा, ये मिनिमम एनर्जी है। तो पहले हम टेम्परेचर को बढ़ा करके एनर्जी को रिएक्शन को रिएक्टेंट में एनर्जी, अगर रिएक्टेंट को एनर्जी देंगे तो एनर्जी क्या होगी, स्टार्ट होगी, रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्शन क्या होगा, और यहाँ पर मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन स्टार्ट करने की। तो ये जो एनर्जी है, जो हम एनर्जी इसको दे रहे हैं, ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, EA एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, प्रोग्रेस कराने के लिए दी जाती है, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इनिशियल स्टेज में रिएक्टेंट को एनर्जी हम देते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, तब जाके वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करता है। आज जब थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करेगा तब जाके रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा। लेकिन अब बांड बनेगा, यहाँ पर एडजॉर्प्शन होगा, यहाँ पर एडजॉर्प्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना। लेकिन अगर इसके बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इसके बाद बढ़ाते हैं तो बांड विल बी ब्रोकन, बांड टूट जाएंगे, और जब टूट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन घट जाएगा। तो इनिशियल स्टेज में केमिकल एडजॉर्प्शन में, इनिशियल स्टेज में एनर्जी देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है, और आफ्टर सम टाइम अगर टेम्परेचर को बढ़ाते रहें तो फिर एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसको हम सर ये हाई टेम्परेचर पे रिवर्सिबल हो गया ना। कौन सी बोलो, ये रिवर्सिबल है क्या सर? ये इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल हो हाँ, ये हाई टेम्परेचर जब होगा तब जाके रिवर्स, जब हाई टेम्परेचर होगा, स्पेसिफिक कंडीशन मैंने मेंशन किया, मैंने ये कहा कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है एट नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये डिजॉर्प्शन भी हो सकता है इसमें। मैंने अगर टेम्परेचर को हाई करेंगे तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, कौन, कीमोजॉर्प्शन, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन प्रोसीड्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ है जी सर। अब आगे थोड़ा सा हम और आपको समझाएं। इसी ग्राफ को जो है एक साइंटिस्ट थे फ्रेंडलिच, ठीक है, और उसने जो ग्राफ दिया था उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उस ग्राफ को समझिएगा। फिलहाल एक ग्राफ और मैं बता रहा हूं जिसको फ्रेंडलिच ने दिया था, ग्राफ प्लॉट बिटवीन x/m वर्सेस p के बीच ग्राफ दिया था, x/m और p के बीच ग्राफ दिया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो x/m वर्सेस p के बीच जो ग्राफ है कांस्टेंट